मैं पूजा महावर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूजा महावर पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रतियोगी परीक्षा में सहायक आप ही की डिमांड पर बनाई गई वीडियो, आज तक की वीडियो में से सबसे बेहतरीन वीडियो, जिसका नाम है बाणभट्ट जी की रचनाएं। बाणभट्ट जी की दो रचनाएं हैं, कादम्बरी और हर्षचरितम। ठीक, वीडियो को देखने से पहले, ठीक है, वीडियो को पहले आप हमें बताएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से कि वास्तव में आप वीडियो पूरी देखेंगे, ठीक है, और जिससे कि जो वीडियो की कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी लाइन छूट ना जाए, इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक अंत तक बने रहें। इस वीडियो को आप सीखोगे ही नहीं, हर्षचरितम कादम्बरी इसके बारे में आप सीखोगे ही नहीं, बल्कि वीडियो को देखने के बाद औरों को भी सिखाओगे, बताओगे, कहोगे कि, और सभी को मतलब ज्ञान जैसे देते हैं तो सभी को बताएंगे कि क्या हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं और कादम्बरी में कौन पुंडरीक है, कौन चंद्रापीड़ है, कौन शुक है, आप सभी को। और 3 जन्मों की कहानी किसमें है, हर्षचरितम में है या फिर कादम्बरी में। इन सभी क्वेश्चनों की जानकारी आपको, और भी जो क्वेश्चंस हैं सभी की बहुत ही डीप नॉलेज आपको हो जाएगी हर्षचरितम और कादम्बरी के बारे में। तो बच्चों, वीडियो को करना लाइक और शेयर और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसका नाम है बाणभट्ट जी की रचनाएं। ठीक, तो बच्चों मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, ये जो संस्कृत साहित्य की कहानियां हैं, तो संस्कृत साहित्य में ऐसी अनोखी कहानियों की भरमार है, जिनके पात्र, संवाद, जिनकी पटकथा बहुत ही विचित्र है। ठीक है, और मतलब वो ऐसी कथाएं हैं जिनको देखने के बाद हमको क्या होता है, अनुभव मिलता है, और अनुभव देने वाली हैं। ऐसा लगता है कि मतलब जो उनके पात्र हैं, जो कथा जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसा लगता है ये घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं, सजीव चित्रण उनका दिया गया है। और जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यही इन वीडियो की संस्कृत साहित्य की जो कथाएं हैं, इनका क्या है, इनकी विचित्रता। तो इन्हीं में से एक कहानी है संस्कृत साहित्य के उच्च कवि, जो कि बाणभट्ट जी की हर्षचरितम और कादम्बरी। आइए शुरू करते हैं हम अपनी उच्च कवि शिरोमणि, जिनका नाम है बाणभट्ट। तो आइए शुरू करते हैं बाणभट्ट जी का जीवन परिचय। संस्कृत के महान कवियों और लेखकों में बाणभट्ट का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने जीवन के विषय में समुचित जानकारी दी है। वे सम्राट हर्षवर्धन के आश्रित थे। हर्षवर्धन का समय 606 सन 606 से लेकर 648 तक माना जाता है। चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत भ्रमण करते हुए हर्षवर्धन की यात्रा, जो हर्षवर्धन की पर्याप्त प्रशंसा की है, और बाणभट्ट के पूर्वज कन्नौज राज्य में शोर नद के पश्चिमी तट पर प्रतिकूट नामक नगर में रहते थे। बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था? बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम था राजदेवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम था चित्रदेवी। और इनका जो हर्षवर्धन का समय कितने तक, 606 से लेकर 648। ठीक, तो इनकी माता का नाम था राजदेवी, और शैशव अवस्था में अर्थात बचपन काल में ही माता की मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु हो जाने के कारण बाणभट्ट का पालन पोषण पिता ने ही किया था। माता के अनुपस्थिति में दुर्भाग्यवश बाणभट्ट जी जो थे, बाणभट्ट जब 14 वर्ष के ही थे तो पिता का भी स्वर्गवास हो गया। ठीक, तो बाणभट्ट ने कुछ समय इसी प्रकार व्यतीत किया। पुनः उन्होंने क्या किया, पुनः देश देशांतर भ्रमण करने के लिए चल दिए। धन की मात्रा पर्याप्त थी,
अतः इधर उधर घूमने से उन्हें अनेक प्रकार के मधुर व कटु अनुभव प्राप्त हुए। ठीक, तो जो हमारे बाणभट्ट जी थे उनके यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी और देश देशांतर का उन्होंने क्या किया था, भ्रमण किया था। और भ्रमण करने के कारण उनको क्या हुआ, बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए, जो कि कुछ मधुर अनुभव और कुछ कटु अनुभव। ठीक, तो यहाँ वहाँ अध्ययन करने से विविध प्रकार के ज्ञान की भी उपलब्धि उन्हें हो सकी। बाद में वे क्या हुआ, बाद में वे राजा हर्ष के दरबार में राजकवि के रूप में जीवन व्यतीत करते रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्षचरित नामक रचना की समाप्ति से पूर्व ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। अब ये जो गद्य काव्य था, यह गद्य काव्य अधूरा ही रह गया और कादम्बरी नामक एक गद्य रचना पूर्ण भी नहीं हुई थी कि बाणभट्ट जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गए और इस गद्य रचना का शेष भाग उनके पुत्र ने लिखा। ठीक, तो बाणभट्ट के विषय में अनेक किंवदंतियां प्राप्त हैं, परंतु उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब इनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। बाणभट्ट जी की रचनाएं, बाणभट्ट ने कितनी रचनाएं लिखी हैं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वान बाणभट्ट की 5 रचनाएं मानते हैं, तो कुछ विद्वान बाणभट्ट को 3 कृतियों का प्रणेता सिद्ध करते हैं। वास्तव में बाणभट्ट की 2 रचनाएं ही अत्यंत प्रामाणिक और लोकप्रिय हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहली है कादम्बरी और दूसरी है हर्षचरितम। ये जो 2 कृतियां हैं, इन दोनों कृतियों के माध्यम से बाणभट्ट की कीर्ति पताका चारों ओर फैलती रही। तो आइए शुरू करते हैं बाणभट्ट जी की लोकप्रिय कथा, जिसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी क्या है? कादम्बरी गद्य काव्य का अपूर्व एक उपन्यास है, जिसकी रचना कवि बाणभट्ट ने नए रूप में प्रस्तुत की है। ठीक, यह गद्य साहित्य का अनोखा रत्न है। संस्कृत के गद्य साहित्य की जो महीनता है। तो अब जानते हैं कादम्बरी का कथानक क्या। ठीक, कादम्बरी का जो कथानक लौकिक होकर भी एक अलौकिक लिए हुए है। ठीक, मतलब वो सांसारिक है लेकिन फिर भी वो अलौकिकता लिए हुए है, जो कादम्बरी का कथानक है। प्रारंभ में विदिशा के राजा शूद्रक का वर्णन है। शूद्रक एक राजा है जो कि कहाँ के हैं? विदिशा के। ठीक, जिसके दरबार में एक कलूटी, एक नाम है कलूटी, परंतु वो कलूटी नहीं है, परम मनोरमा चांडाल कन्या है। ठीक है, वह क्या करती है? एक तोते को लेकर आती है। वह तोता मानव बोली में अपनी विद्वता का जो उसमें ज्ञान होता है, विद्वता का परिचय देता है और वह राजा को अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाता हुआ विंध्याख्य से प्रारंभ करके महर्षि जावाली ऋषि के आश्रम तक का वृतांत सुनाता है बस। ठीक, उसके पश्चात की जो कथा महर्षि जावाली कहते हैं, क्या कहते हैं? उज्जैनी के राजा तारापीड़ का पुत्र कौन था? चंद्रापीड़। ध्यान रखने वाली बात है ये, उज्जैन का राजा तारापीड़ और तारापीड़ का पुत्र था चंद्रापीड़ तथा उसके मंत्री का पुत्र था वैशंपायन। ठीक, तो चंद्रापीड़ व वैशंपायन दोनों दिग्विजय के लिए जाते हैं। अब क्या होता है, जब वो दिग्विजय के लिए जाते हैं तथा जो चंद्रापीड़ होता है, चंद्रापीड़ अच्छौद नामक तालाब था, वहां पर अच्छौद नामक तालाब पर पहुंच जाता है, जहां उसे महाश्वेता नाम की तापसी सुंदरी कन्या मिलती है। अब वो जो कन्या मिलती है तो यह बताती है कि उसका प्रेमी, तो प्रेमी का नाम क्या था? पुंडरीक, प्रेम करने से पूर्व ही स्वर्गवासी हो गया और उसे कोई दिव्याकृति उठाकर ले गई है। उसी की प्राप्ति की आशा में वह तापसी बनी हुई है आज भी। ठीक, और फिर क्या होता है? उसी की एक सखी है जिसका नाम है कादम्बरी। उसी की जो एक सखी कादम्बरी है, जो इस घटना के कारण बहुत ज़्यादा क्या है? दुखी है, बहुत परेशान है। महाश्वेता चंद्रापीड़ को उसके पास ले जाती है और वहाँ चंद्रापीड़ और कादम्बरी के
प्रथम दर्शन में भी प्रेम हो जाता है, और परंतु तभी पिता के आदेश के अनुसार चंद्रापीड़ को उज्जैनी जाना पड़ता है। वह अपने मित्र वैशंपायन को वहां छोड़कर चला जाता है। तब बहुत दिनों तक वैशंपायन नहीं आता तो चंद्रापीड़ उसे देखने जाता है। फिर क्या होता है, और महाश्वेता बताती है कि वैशंपायन ने मुझसे प्रेम प्रस्ताव रखा तो मैंने शाप देकर उसे तोता बना दिया। अब क्या होता है, जो महर्षि जावाली जी हैं, महर्षि जावाली यहाँ तक की कथा सुनाते हैं, और यह कादम्बरी का पूर्वार्ध भाग है जो मैंने आपको बताया है। पुनः तोता बताता है कि अपनी पूर्व जन्म की कहानी सुनकर मेरा मन महाश्वेता के प्रेम से भर गया है। मैं महाश्वेता से मिलने के लिए ही जावाली आश्रम में उड़ा था, कि जिससे कि जावाली आश्रम में वहां पे मैं महाश्वेता से मिल लूंगा, परंतु यह चांडाल कन्या मुझे यहाँ लेके आ गई, वो नहीं जा पाया वहां पे। तभी चांडाल कन्या कहती है कि पुंडरीक की माता लक्ष्मी, पुंडरीक की माता का नाम क्या था, लक्ष्मी, आप शूद्रक पूर्व जन्म के चंद्रापीड़ हैं। शाप की अवधि अब समाप्त हो गई है, वो बताती है। अतः राजा शूद्रक का जीवन चंद्रापीड़ में जाता है। तोता भी पुंडरीक बनकर महाश्वेता को प्राप्त कर लेता है। अब जानते हैं कादम्बरी की पात्र योजना। ठीक, तो कथा की जो विशालता है, कथा के विशालता में पात्रों की अधिकता नहीं है, बहुत ज्यादा पात्र नहीं है इसमें, कथा बेशक विशाल है, परंतु जितने भी पात्र हैं अपनी महत्ता लिए हुए हैं। हर पात्र का अपना अपना महत्व है, और पुंडरीक और महाश्वेता के प्रणय संबंध को अत्यंत स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया गया है। कादम्बरी और चंद्रापीड़ का प्रेम एक नवयुवक और नवयुवती के हृदय की उद्दाम काम वासना है, जो असंभव नहीं। राजा शूद्रक व तारापीड़, राजा जो शूद्रक और राजा तारापीड़ भारतीय महान राजाओं के प्रतीक हैं, जो प्रजा के सुखों के लिए समर्पित हैं। ठीक, तो जो राजा शूद्रक हैं वो भी प्रजा के लिए तत्पर हैं, अब उनकी सेवा के लिए, और राजा तारापीड़ भी। ठीक, तो जावाली ऋषि जो महान आत्मा, जो ऋषि हैं, जो साक्षात धर्म की मूर्ति हैं, कौन, जावाली ऋषि। ठीक, तो शुकनास जो जैसे महान विद्वान का उपदेश मानो संपूर्ण धर्म, ज्ञान और शास्त्रों का सद उपदेश है। ये सभी पात्र संसार के जीवन की विविधता के प्रतीक है। तो अब है हमारा अगला पॉइंट, विविध वर्णन। ठीक, बाणभट्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बाणभट्ट जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब वे किसी व्यक्ति, स्थान या भाव का चित्रण करते हैं तो उसे विस्तृत रूप दे देते हैं, एक बड़ा रूप दे देते हैं, एक विशाल रूप दे देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वहां का चित्र पाठकों के हृदय पर अंकित हुए बिना नहीं रहता। जो चांडाल, अब देखिए वर्णन किस किस चीज का है इसमें, चांडाल कन्या का वर्णन, शूद्रक का वर्णन, विंध्यावटी का वर्णन, पंच सरोवर का वर्णन, अच्छोद एक तालाब का नाम है उसका वर्णन, जावाली ऋषि जो महर्षि जी हैं उनका वर्णन, आश्रम का वर्णन, प्रभात का वर्णन जब सूर्य उदय होता है तो, और संध्या का वर्णन, रात्रि का वर्णन आदि इतने वर्णन कादम्बरी में है कि कोई भी प्राकृतिक वर्णन अछूता नहीं रहा है। अर्थात ऐसा लगता है कि कादम्बरी में सारे जो भी प्राकृतिक वर्णन होते हैं सभी उसमें आ चुके हैं। ठीक, तो इसी कारण बाणभट्ट जी के विषय में कहा भी जाता है क्या, बाणो छिदिष्टम जगत सर्वम, अर्थात ऐसा लगता है कि सभी कुछ साहित्य बाणभट्ट जी के छूटन है। ये वर्णन जो है, ये वर्णन अत्यंत कैसे हैं, गंभीर हैं, तथा समास जो होते हैं, समास युक्त पदावली में होने के कारण कैसे हैं, जटिल भी हैं, कठिन भी हैं।
सॉरी। तो परंतु कहीं कहीं भाषा सरस भी है और सरल भी है। जैसे कि जो महाश्वेता पुंडरीक के प्रेम से इतनी काम वासना से भर जाती है कि वह कहती है क्या, क्व गच्छामि, किम करोमि, किम शृणोमि और किम पश्यामि आदि। उसका छोटे छोटे जो कथन है वाक्यों में प्रसाद गुण से युक्त हैं। अब है कादम्बरी का महत्व। कादम्बरी मूलतः श्रृंगार रस की प्रधान कृति है। जो काव्य की दृष्टि से इसे कथा नामक गद्य ग्रंथ कहते हैं। कथा वह कृति होती है जो सर्वथा काल्पनिक होती है, काल्पनिक, रसात्मक और कौतूहलपूर्ण होती है। ठीक, तो कादम्बरी में ये सभी गुण है, विद्यमान है। कादम्बरी का पूर्व भाग ही बाणभट्ट ने लिखा था और जो शेष भाग था, जो बच गया था, उसके पुत्र ने पूरा किया था। काश यदि इस ग्रंथ को पूरा करने के लिए बाणभट्ट जीवित रहे होते तो न जाने रचना कितनी प्रभावक होती। कादम्बरी के विषय में कहा भी गया है कि रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगन मोह हरती। ठीक, तो इसमें सुंदर शब्द जो वर्णों की पदावली है, रस व भाव से भरी हुई है तथा सुंदरी के समान संसार को मोहित करती है। अब है कादम्बरी का सारांश। इसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ठीक, तो जो कादम्बरी है, महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी केवल बाण की ही नहीं अपितु समग्र संस्कृत वाङ्मय की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। ठीक है, ये कौन सी रचना है? गद्य रचना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, किसकी? संस्कृत वाङ्मय की, समग्र संस्कृत वाङ्मय की। ये जो कथा है, कथा ग्रंथ है, जिसकी अब उपजीव्यता का ग्रंथ क्या, उपजीव्यता का श्रेय किसको जाता है? ये जो कथा है कादम्बरी, जिसकी उपजीव्यता का श्रेय गुडाढ्य की भ्रत कथा को प्राप्त है। इसकी प्रधान नायिका कौन है? इसकी प्रधान नायिका है कादम्बरी, जिसका उल्लेख कथा के मध्य भाग में हुआ है। कादम्बरी का उल्लेख कहाँ हुआ है? कथा के मध्य भाग में। महाश्वेता की प्रणय कथा को और कादम्बरी की प्रणय कथा की भूमिका कहा जा सकता है। यह जो कथा है कादम्बरी जो कथा है चंद्रापीड़ और पुनरीड के 3 जन्मों से संबंध रखती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे परीक्षा में आ सकता है कि जो कादम्बरी की कथा है 3 जन्मों से संबंध कौन रखते हैं, तो चंद्रापीड़ और पुंडरीक 3 जन्मों से संबंध रखती है। और शूद्रक जो कि पूर्व जन्म में कौन था? शूद्रक जो विदिशा का राजा था, वो पूर्व जन्म में कौन था? शूद्रक जो कि पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ था। और जो नायक जानकर अद्भुत रस का संचार हो उठता है। और जो वैशंपायन, अब वैशंपायन कौन था? पुंडरीक जो शुक जो तोता था, शुक जो की माता, पुंडरीक की माता लक्ष्मी जो कि चांडाल कन्या। ठीक, तो जो शुक को लाकर शूद्रक के हाथों में सौंपती है और ये शुक ही पूर्व जन्म का पुंडरीक है। तथा इसके साथी कौन? कपिंजल ने ही शाप के वशीभूत होकर इंद्रा युद्ध घोड़े के रूप में जन्म लिया है। और इस इंद्र युद्ध अश्व के जो विशिष्ट वर्णन के ही कारण बाण जो बाणभट्ट जी हैं, बाण को कवियों ने तुरंग बाण की पदवी से अलंकृत किया है। अब बाणभट्ट जी को कौन सी पदवी दी है? तुरंग बाण। ठीक, इस ग्रंथ का जो मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और गद्य की शैली कैसी है? पांचाली शैली है, जिसमें अर्थों के अनुरूप ही शब्दों का गुंफन किया गया है। अब ध्यातव्य है कि संपूर्ण ग्रंथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में विभक्त है।
इसमें से पूर्वाद्ध ही बाण की रचना माना जाता है। पूर्वाद्ध जो है, पूर्वाद्ध ही बाण की रचना माना जाता है। जो शेष भाग है, जो बाकी का है, बाणभट्ट के पुत्र उन्होंने पूरा किया था। उनका नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम था पुलीन भट्ट, जिन्होंने ग्रंथ को पूरा किया था जो अधूरा रह गया था। महाकवि ने प्रस्तुत कथा का मुख्य आख्यान वास्तव में जावाली जो मुनि थे, जावाली मुनि के मुख से कहलाया, जो अपनी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि से तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं। ठीक, तो इस कथा के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? जैसे कि प्रमुख पात्रों के रूप में पुंडरीक, कपिंजल, महाश्वेता, फिर है शूद्रक, शुक, जावाली, हारित, चांडाल कन्या कौन? लक्ष्मी, जरठाश्वर, तारापीड़, शुकनास, और फिर है विलासवती, चंद्रापीड़, वैशंपायन, इंद्रयुद्ध, फिर है पत्रलेखा, कादम्बरी और किन्नर युगल, गंधर्व। ये सभी पात्र हैं। मेघनाद, द्रविड़ धार्मिक, वैमानिक, श्वेत केतु इत्यादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। जबकि विशिष्ट स्थान में अच्छोद जो सरोवर है, सरोवर का जो नाम क्या है? अच्छोद सरोवर है, और हेमकूट, विदिशा तथा उज्जैनी का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथा का जो प्रारंभ है, कथा का प्रारंभ विदिशा के राजा कौन है? पता होगा आपको, शूद्रक। ठीक, कहानी में पहले भी बता चुकी हूँ आपको। जो विदिशा के राजा शूद्रक से तथा अंत कहाँ से होता है? प्रारंभ होता है विदिशा के राजा शूद्रक से, और अंत होता है कहाँ? चंद्रापीड़ व कादम्बरी के पुनर्मिलन से होता है। अब है हर्षचरितम। ठीक, तो बाणभट्ट जी की जो दूसरी रचना है हर्षचरितम। मैं आपको हर्षचरितम के बारे में पूरा एक एक जानकारी देने की कोशिश करूंगी। कृपया ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक, तो हर्षचरितम ये किसने लिखी है? बाणभट्ट जी ने। ठीक, इसमें कितने उच्छ्वास हैं? इसमें 8 उच्छ्वास हैं। और इसमें कौन सा रस प्रधान है? इसमें वीर रस प्रधान है। अब इसमें नायक नायिका कौन है? इसमें नायक कौन है? नायक है हर्षवर्धन, और इतिहास का प्रसिद्ध नाटक है ये हर्षचरितम। ठीक, तो राजवर्धन, राजश्री और प्रभाकर वर्धन, शशांक, गृहवर्मा और भैरवाचार्य इत्यादि इसके पात्र हैं। अब है बाणभट्ट जी की हर्षचरितम। ठीक, तो हर्षचरितम जो है यह बाणभट्ट जी की प्रथम रचना है। यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि बाणभट्ट जी की प्रथम रचना कौन सी है? तो प्रथम रचना है हर्षचरितम। ठीक, इसके नाम से ज्ञात हो जाता है कि इसमें राजा हर्षवर्धन के जीवन को चित्रित किया गया है। हर्षवर्धन एक राजा का नाम है। बाणभट्ट स्वयं ही हर्ष के दरबारी कवि थे, अतः उन्होंने इसमें जो भी विवरण व वर्णन दिया है वह ऐतिहासिक तथ्य को लिए हुए है। अब जो हर्षचरितम है, हर्षचरितम के जो 8 उच्छ्वास हैं, एक एक उच्छ्वास का हम वर्णन करेंगे। तो पहला उच्छ्वास में क्या है? प्रथम उच्छ्वास में अपने वंश के अवतरण तथा असंयत यौवन पर्यंत अपनी जीवनी का वर्णन करते हैं। ठीक, और दूसरे उच्छ्वास में क्या है? द्वितीय उच्छ्वास में संदेश की प्राप्ति तथा राज सन्निवेश के लिए बाण की, जो बाणभट्ट जी थे, बाण की यात्रा का वर्णन किया गया है। और फिर तृतीय उच्छ्वास में बाण के अपने घर वापस लौटने पर और दूसरे लोगों को हर्षचरित सुनने की प्रार्थना की और स्वीकृति देने का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद में तदंतर जो हर्ष के वंश, उनकी राजधानी स्थानेश्वर तथा प्रसंग प्राप्त
पुरा वृत्त आख्यानगत और जो नृपति पुष्प पुष्यभूति की प्रशस्ति व उनके मित्र एवं साहसिक कार्यों में उनके साथी भैरवाचार्य का प्रत्न साध्य वर्णन मिलता है। फिर आता है हमारा चतुर्थ उपवास, उस उच्छ्वास सॉरी जो चौथे उच्छ्वास में क्या है, जो पुष्य भूति से उत्पन्न यशस्वी राजाओं के अस्पष्ट निर्देश के अनंतर प्रभाकर वर्धन के महान कार्यों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। जबकि कथा प्रभा की जो तीव्रता में प्रथमतः महा जो राज्ञी के प्रथम शिशु की उत्पत्ति की जो अवस्था और राजवर्धन हर्षवर्धन राजश्री के जो जन्म उत्सव, जो इनका जन्म उत्सव हुआ था इन तीनों बच्चों का, तथा गृहवर्मा मौखरी के साथ राज्यश्री के विवाह का निरूपण किया गया है। अब फिर क्या है पंचम उच्छ्वास में, जो पांचवा उच्छ्वास में जो राज्यवर्धन का हूणों पर आक्रमण व हर्ष के लौटने पर क्या देखते हैं, वो पिता की गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और तथा माता के द्वारा आत्महत्या करने की बात सुनकर अत्यंत दुखी होना, ये पंचम उच्छ्वास में है। फिर छठवां उच्छ्वास में है षष्ठम उच्छ्वास में मालव जो नृपति थे, राजा थे, मालव नृपति के द्वारा राज्य जो श्री की प्रति गृहवर्मा की हत्या व राज्य श्री के बंदी बनाए जाने का समाचार है। उसके तत्पश्चात 10,000 अश्वरोहियों के साथ राज्यवर्धन के द्वारा मालव नरेश पर चढ़ाई करने का वर्णन है। और जो मालव जो नृपति हैं, मालव नृपति पर राज्यवर्धन की विजय के साथ साथ गौड़ नृपति, जो ये भी एक राजा हैं, गौड़ नृपति के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या के समाचार से हर्षवर्धन के शोक की गंभीरता और भी बढ़ जाती है, वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वह जो स्कंदगुप्त के जो परामर्श से स्कंदगुप्त के परामर्श के अनुसार युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। ठीक, क्योंकि जो उन्होंने क्या बोलते हैं उनको स्कंदगुप्त ने परामर्श दिया और उनके परामर्श के अनुसार युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं, युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर आता है हमारा सातवां उच्छ्वास, जो सप्तम उच्छ्वास में अत्यंत अव्यवस्था हो जाती है, ये सारे कारणों की वजह से अत्यंत अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विविध समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं व हर्ष के दिग्विजय का विवरण है। आसाम का जो राजा थे, आसाम के राजा के एक दूत का भी उल्लेख मिलता है, जो कि हर्ष के सामने एक अत्यंत सुंदर छत्र का उपहार प्रस्तुत अर्थात उपस्थित करता है। और फिर आता है हमारा अष्टम और लास्ट और अंतिम उच्छ्वास। ठीक, तो अष्टम उच्छ्वास में हर्ष को सूचना मिलती है कि उसकी बहन क्या होता है, जो जिसका नाम क्या था, राजश्री, कारागृह से भागकर कहीं विंध्य प्रदेश के जंगलों में जाकर छिप गई और हर्ष तुरंत उसके अन्वेषण में लग जाते हैं, उसकी खोज में लग जाते हैं, अपनी बहन को ढूंढने लग जाते हैं और अग्नि प्रवेश करने को उद्धत राज्यश्री को इस शर्त पर घर वापस लाता है कि लक्ष्य पूर्ति के अनंतर वह भी राज्यश्री के साथ काषाय वस्त्र ग्रहण कर संन्यास ले लेगा। ठीक है, तो फिर आता है, फिर क्या है, फिर निशा के अर्थात रात के जो निशा के आगमन व राज्यश्री की पुनः प्राप्ति के साथ साथ पुस्तक एकाएक अर्थात अचानक अपूर्ण रूप में ही समाप्त हो जाती है। और अधिकांश विद्वानों का मत यह भी है कि किसी कारणवश ग्रंथ अपूर्ण ही रह गया, परंतु जो कुछ विद्वान राजश्री
की प्राप्ति को लक्ष्य मानकर ग्रंथ की पूर्णता को स्वीकार कर लेते हैं। अब है हमारी पात्र योजना। ठीक, हर्षचरितम में जो सेकंड पॉइंट है ये हमारा, तो जो पात्र योजना है, बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री का सुंदर विवेचन किया है। राज्यश्री का पति वियोग में दुखी होकर वन में मरने का प्रयत्न करना, दासियों का उसे समझाना आदि मार्मिक विवेचन है। और सती वेश में यशोमती का विलाप कारुणिक है, अर्थात बहुत ही दुख भरा है और देखने लायक है, सुनने लायक है। और भिक्षु, जिसका नाम क्या, भिक्षु दिवाकर मित्र का वर्णन अत्यंत शांत व वैराग्यपूर्ण है। तथा युवक, जो कौन सा, शवर युवक की अभिव्यक्ति कैसी है, गौरवपूर्ण व शालीनता से युक्त है। अब आता है हमारा विविध वर्णन। अब कौन कौन से वर्णन है? बाणभट्ट ने प्रकृति चित्रण के साथ साथ तपोवन का वर्णन तथा वन प्रदेश का वर्णन और पर्याप्त चित्रात्मक किए गए हैं। ठीक है, जो बाणभट्ट जी हैं उन्होंने प्रकृति का चित्रण तो किया ही है और कितना अच्छी तरह से किया है। उन्होंने तपोवन का भी वर्णन किया है और वन प्रदेश का भी वर्णन किया है। ठीक, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पाठक स्वयं उसे देख रहा हो, इस तरह का सजीव वर्णन किया है। जैसे कोई बिल्कुल ऐसा लगता है देख के, बिल्कुल एकदम वो घटित होता हुआ प्रतीत होता है। इस तरह से सजीव चित्रण, प्रकृति का मनोरम वर्णन भी, जो वर्णन है, वर्णन भी यहाँ है। तथा दुर्गम और भयावह वर्णन भी है। मतलब दुर्गम अर्थात जो कठिन है वो वर्णन भी किए हैं और डरावने वर्णन भी किए हैं। और कहीं कहीं वर्णन अत्यंत समास युक्त हैं, कठिन भी हैं तथा दीर्घ भी हैं, बड़े भी हैं। और परंतु जहाँ कोमल भावों की अभिव्यक्ति है, उपदेश है तथा करुणा है, तो ऐसा ही नहीं, वहाँ पर उपदेश, करुणा, यही सब है, यह भावों की अभिव्यक्ति है। वहाँ पर छोटे छोटे वाक्यों का भी प्रयोग किया है। जैसे भिक्षु, जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र पति वियोग में मरने का तत्पर राज्यश्री को उपदेश देते हुए कहते हैं क्या, एवं सती सत्यव्रते वद किमत्र क्रियते कथम उपलभ्यते कस्य पुरः उच्चै आक्रंदते हृदयदाहि दुखम व रव्यापते। ठीक, इसी प्रकार उनकी भाषा में क्या है, सरलता भी है और सहजता भी है। अब आता है महत्व, हर्षचरितम का महत्व। ठीक, तो काव्य की दृष्टि से हर्षचरितम एक आख्यायिका है और आख्यायिका में ऐतिहासिक कथानक होता है तथा कथा वस्तु उच्छ्वासों आदि में विभक्त रहती है। ठीक, ये जो रचना है, यह रचना अपूर्ण होते हुए भी साहित्य कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट की रचना को देखकर एक आलोचक ने कहा है क्या, बाणस्य हर्षचरिते निशिता मुदीच्य शक्ति न को अत्र कविता स्त्रमिदं त्यजन्ति। अब ये जो बाणभट्ट की जो गद्य शैली है, बाणभट्ट की गद्य शैली, बाणभट्ट जी जो हैं गद्य के सम्राट माने जाते हैं। जैसे कि दो भाग होते हैं, गद्य एक विधा मानी जाती है, गद्य और पद्य दो विधा होती है। तो हम ये जो बाणभट्ट जी हैं गद्य के सम्राट माने जाते हैं। और बाणभट्ट से पूर्व साहित्य के क्षेत्र में गद्यकार का इतना महत्व नहीं था जितना पद्यकार या कवि को मान्यता दी जाती थी। जो बाणभट्ट के गद्य जो थे, गद्य के इतने विविध और गहन रूपों से प्रस्तुत किया कि विद्वान ने दांतों तले उंगली दबा ली और कहने लगे क्या, गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती, अर्थात गद्य ही कवियों की कसौटी है।
जो बाणभट्ट जी हैं, बाणभट्ट जी की भाषा और शैली की कौन थे, ये विशेषज्ञ थे। कौन? बाणभट्ट जी। ठीक, तो आगे है हमारा इसमें उनके जो भावों के अनुसार भाषा और शैली को नया नया रूप प्रदान किया था। उनकी गद्य शैली की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं। अब हम आपको बताएंगे बाणभट्ट जी की गद्य शैली की विशेषताएं। अब गद्य शैली की विशेषताएं बाणभट्ट जी की। जो अलंकार योजना सबसे पहले आता है। बाणभट्ट ने अलंकार योजना सटीक, सार्थक और भावों की उत्कर्षता लिए हुए है और वे शब्द अलंकार का भी प्रयोग करते हैं और अर्थ अलंकार का भी। वे अलंकार शास्त्र के ज्ञाता ही नहीं बल्कि सच्चे प्रयोक्ता भी थे। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग इन रूपों में किया गया है। सबसे पहले है का। विषय की रूपरेखा के लिए स्वभावोक्ति जैसे अलंकार प्रयुक्त हैं। और दूसरा क्या है? रूपरेखा में रंग भरने के लिए उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। और पांडित्य प्रदर्शन के लिए श्लेष, परिसंख्या और विरोधाभास आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। उनके पास उपमानों का अक्षय कोश है, अर्थात अक्षय कोश मतलब जो कि कभी नष्ट ना होने वाला, ठीक, कभी भी कम ना होने वाला। तो वे विषय का चित्र उभारने में कमी नहीं छोड़ते। इतने उपमान प्रस्तुत करते हैं कि शब्दों का कोश भी समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए रसनोपमा अलंकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण इस प्रकार है। क्रमेण च कृतम में वपुषि वसंत इव मधुमासेन, मधुमास इव नव पल्लवेन, नव पल्लव इव कुसुमेन और कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नव यौवनेन पदम। बाणभट्ट अलंकार के विशेषज्ञ थे। शायद ही कोई अलंकार हो जो उनकी वाणी को अलंकृत करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता हो। अब है वर्णन की विविधता। जो सेकंड पॉइंट है अपना, बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं वर्णनों की वो चित्रशाला है। उनका प्रत्येक वर्णन उसका चित्र है। पाठक उसे पढ़कर मानो उसका चित्र देख लेता है। पढ़ने में ही ऐसा लगेगा जैसे कि आप उसके सामने उसका चित्र बनता ही जा रहा है। ठीक है, कदाचित उनके वर्णन सुदीर्ण है, वहाँ कथानक टूट जाता है, परंतु बाणभट्ट इसकी चिंता नहीं करते। जहाँ उन्हें वर्णन करना होता है वहाँ वे कथानक को रोककर वर्णन में जुट जाते हैं। उसे सार्थक, वास्तविक व मनोरम बनाए बिना उसको प्रस्तुत करते ही जाते हैं। और वह कितना ही दीर्घ हो, कितना ही बड़ा हो, उनके वर्णन यद्यपि विविध रूप में प्राप्त हैं, परंतु 4 प्रकार के वर्णन इस तरह से हैं। का है रूप वर्णन। बाणभट्ट जी हैं जो बाणभट्ट ने अपनी कल्पना शक्ति से मानव रूपों का यथार्थ चित्रण किया है और विशेष रूप से नारी के सौंदर्य का चित्रण करने में उनके समान कोई भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि कलूटी, जो कलूटी चांडाल कन्या हो या महाश्वेता हो, अथवा कादम्बरी जैसी देवांगना को भी नीचा दिखा देने वाली अपूर्व सुंदरी हो। वे छोटे छोटे भावात्मक, मार्मिक व सशक्त वाक्यों में उसकी सुंदरता को प्रस्तुत करते हैं तो पाठक लुभाए बिना नहीं रहते। उनकी जो प्रत्येक कल्पना नई नई होती है। ठीक है, कहीं कहीं भावों को पुनः प्रस्तुत नहीं किया बल्कि मानो कुछ छोड़ना ही नहीं जानते, मतलब सभी चीजों का वर्णन वो कर ही देते हैं। महाश्वेता उस मुनि कुमार के हृदय को कामासक्त कर देती है जो विराग और सन्यास का महान तपस्वी था और कादम्बरी को देखकर चंद्रापीड़ अपना दिल ले बैठता है।
अब है घटनाओं का वर्णन। जो बाणभट्ट जी हैं, बाणभट्ट अपने काव्य की प्रत्येक घटना का इतनी सजीव व सार्थक चित्रित करते हैं जैसे पाठक उसे दूरदर्शन पर देख रहा हो, अर्थात टीवी पर देख रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो घटनाएं स्वयं अपनी कहानी कह रही हो। अब है आंतरिक भावों का चित्रण। बाह्य रूप व सौंदर्य रूप जो होता है, बाह्य रूप व सौंदर्य का चित्रण तो प्राय सभी कवि करते हैं, लेकिन जो बाणभट्ट जी हैं, बाणभट्ट उनके अंतरंग को भी उजागर करते हैं। वहां पर भीषण आकार शवरपति के भीभत्स जो होता है जो का चित्रण है, तो जावाली, पुंडरीक, कपिंजल और दिवाकर मित्र जैसे ऋषियों, धर्मात्माओं और योगियों से संबंधित विचारधाराएं हैं। और काम वासना से ग्रस्त महाश्वेता और कादम्बरी की विकृति का यथार्थ भी चित्रण भी प्राप्त है। वे समझ जाते हैं कि किस स्थिति में पात्रों की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। ऐसे हैं हमारे बाणभट्ट जी। बाणभट्ट जी हैं जो बाणभट्ट भावों के ज्ञाता थे, सर्वज्ञ नहीं थे, परंतु अपने पात्रों के अंतर्यामी अवश्य थे। अब आता है हमारा प्रकृति वर्णन। बाणभट्ट ने यत्र तत्र भ्रमण किया था, प्रकृति के सुंदर व मनोरम रूप को भी देखा था, उसके भयंकर और बीहड़ प्रदेश को भी समझा था। उनका वन प्रदेश, आश्रम, तालाब, संध्या, प्रातः आदि का वर्णन आज भी कैसा है, बेजोड़ है। और विंध्यावटी का वर्णन, पंपा सरोवर का वर्णन, जावाली में जो ऋषि थे के आश्रम का वर्णन, दिवाकर मित्र के आश्रम का वर्णन, अच्छोद तालाब का वर्णन आज भी अद्भुत प्रकृति चित्रण है। उनमें क्या है, सजीवता है, चित्रात्मकता है और मार्मिकता है। उदाहरण के लिए रात्रि वर्णन करते हुए वो क्या कहते हैं, 6 मुपगतायाम संध्यायाम तद विनाश दुखिता कृष्ण जिन्मिव विभावरी गगनतम अमृत दीर्घति अध्यतिष्ठत। ठीक, बाणभट्ट जी हैं जो बाणभट्ट कल्पना के अद्भुत प्रतिभावान थे। कोई समय हो, कोई भी अवसर हो और कोई भी घटना हो और कोई व्यक्ति हो, बाण की लेखनी अर्थात बाणभट्ट जी की जो लेखनी का विषय बनकर अपना चित्र अवश्य ही प्रस्तुत करता है। अब है हमारा अगला पॉइंट, गद्य शैली। बाणभट्ट का जो है, बाणभट्ट का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनकी भाषा स्वयं भाषाओं का अनुसरण करती है और शैली भावों के अनुरूप अपना रूप बदलती जाती है। उनकी शैली विविध मुखी थी, ठीक है, और मूलतः उनकी गद्य शैली 2 रूपों में पाई जाती है। कौन कौन से रूप हैं उनके? सबसे पहली है समास प्रधान शैली और दूसरी है व्यास शैली। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगी। पहले है आप उनकी समास प्रधान शैली। अब इसका क्या है, बाणभट्ट ने इसका प्रयोग प्राय वहां पर किया है जहां वे वर्णन करते हैं, चित्र, घटना और व्यक्ति के रूप का चित्रात्मक स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं, प्रकृति के उपकरणों की वास्तविकता रखते हैं। वहाँ कभी कभी समास बहुत बड़े व व्यापक हो गए हैं, परंतु उनमें विषय के अनुरूप माधुर्य और कठिनता है। वास्तव में उस समय गद्य काव्य के विषय में कहा जाता था क्या, ओ जहाँ समास भुवस्त्वम एतत् गदस्य जीवितम। जो ओजगुण और समास की अधिकता के ये क्या है, ये गद्य के जीवन है। समासों का जो प्रयोग है, समास का प्रयोग करके बाणभट्ट ने गद्य को जीवन प्रदान किया था। अब है व्यास शैली। अब व्यास शैली में क्या है, जहाँ समास का अभाव रहता है
वह व्यास शैली कहलाती है। तो व्यास शैली का क्या होती है? व्यास शैली जहाँ समास का अभाव रहता है अर्थात समास नहीं रहता है, ठीक है, वो क्या है? वो व्यास शैली है। बाणभट्ट वहाँ भावुकता, जहाँ भावुकता, प्रेम, उपदेश, मधुरता, श्रृंगार, सौंदर्य आदि का चित्रण करते हैं, वहां पर वे व्यास शैली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शुकनास उपदेश देता हुआ चंद्रापीड़ को कहता है क्या? जो लक्ष्मी जी है, क्या? ना परिचयम रक्षति, ना वै दग्धम गणयति, ना श्रुतम आकर्णयति, ना कुल क्रमम अनुवर्तते आदि छोटे छोटे वाक्यों में लक्ष्मी का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। इसी प्रकार जो पुंडरीक है, पुंडरीक नामक जो प्रेमी को मृत अवस्था में देखकर माँ श्वेता रोती है और कहती है क्या? किम में ग्रहण, किम अम्बाया, किम वातातेन, किम बंधुभि, किम परिजनेन, हा कमोपयामी शरणम, अयि देव दर्शये दयाम। अर्थात मतलब इस तरह से वो बोलती है, रोती है और कहती है। इस प्रकार के गद्य में सरलता भी है और सरसता भी है, फिर भी उनकी शैली भाव अनुसारणी है और बाण की जो शैली है माधुर्य है, प्रसाद है और ओज भी है। अब है महत्व। बाणभट्ट जी है जो बाण के काव्यों की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि उनके गद्य काव्यों में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। तत्कालीन रूढ़ियां और परंपराओं, मान्यताओं व रीति रिवाजों पर उन्होंने प्रकाश डालकर युगीन चित्रण किया है। इतना ही नहीं, गद्य के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है, परवर्ती गद्यकारों ने उसी का अनुसरण और अनुकरण किया है। जो डॉक्टर कपिल देव हैं, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने बाणभट्ट की भाषा शैली के विषय में कहा है क्या? बाण में वाल्मीकि का माधुर्य है और व्यास के महाभारत का प्रसाद गुण है और कालिदास की कोमल कल्पना है, दंडी का पद लालित्य है और सुबंधु जो का ओज गुण है। और इस प्रकार बाण ने काव्यामृत और रूपी पंचगव्य का पान कराकर एक नवीन समन्वय की धारा प्रस्तुत की है। हाँ तो बच्चों, आप शुरू करते हैं हम अपना क्विज, जिसका इतना लंबा इंतजार था आपको। इतनी बड़ी आपने वीडियो देखी और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर जो परीक्षा में आते ही हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता ही है। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको रूल्स और रेगुलेशन बता देती हूँ कि हम कैसे करेंगे। ठीक, मैं 2 बार क्वेश्चन पढ़ूंगी और आप 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि आपने कितना अटेंशन दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं हम अपनी क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी कस्य कृतिर अस्ति। ठीक, एक बार और फिर से बोल देती हूँ मैं, कादम्बरी कस्य कृतिर अस्ति। जो कादम्बरी है, रचना है जो, ये किसकी कृति है? तो मैं आपको ऑप्शन भी बता देती हूँ। ए सुबंधो, बी बाणभट्टस्य, सी हर्षवर्धनस्य और डी है हमारा धावकस्य। ठीक, तो बच्चों आपको पता होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, बाणभट्टस्य। ठीक, तो बाणभट्ट की कृति है ये कादम्बरी, हमने पढ़ी है, सीखी है और समझी है। तो बच्चों अब हम आएंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, शूद्र कहा पूर्व जन्मानी कहा अस्ति। ठीक, जो शूद्रक है पूर्व जन्म में कौन थे? ठीक, तो नंबर 1 वैशंपायन, कपिंजला, चंद्रापीड़, पुंडरीक। ठीक,
तो अब इनमें से जल्दी से आंसर दे दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमने बताया भी था कि शूद्रक पूर्व जन्म में कौन थे, तो आपको सही आंसर पता चल भी गया होगा। तो इसका सही आंसर है जी, बिल्कुल सही। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी जल्दी दीजिए जिससे कि मुझे पता चल जाए तो हमने कितने इंटरेस्ट से अच्छी तरह से इसको सीखा है, समझा है। और मुझे भी अच्छा लगेगा जब कमेंट बॉक्स में जब बार बार आप जब आंसर देंगे, सही सही देंगे, तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है चंद्रापीड़। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रापीड़ः कस्य अवतारः अस्ति। ठीक, एक बार और पढ़ देती हूँ, चंद्रापीड़ः कस्य अवतारः अस्ति। जो चंद्रापीड़ थे किसके अवतार हैं? ठीक, पुंडरीकस्य, ब्राह्मण, और या फिर शिवस्य, या फिर चंद्रमासः। ठीक, तो सही आंसर आपको पता होगा, ये भी बताया गया है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सभी लोग बहुत खुशी हो रही होगी आपको, है ना। तो सही आंसर बता दें हम, चलिए आप ही बता देंगे, मुझे पता है जी। इसका सही आंसर है डी, चंद्रमासः। तो मुझे मुझे लग रहा है कि वास्तव में आपने बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुना है, पढ़ा है। और बच्चों मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, मैं बार बार ये बात कहती ही हूँ कि ये क्वेश्चन आप ऐसे ही मत समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों मजा आ रहा है या नहीं ये भी कमेंट में लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि प्रश्नों के आंसर ही आप लिखें, और या फिर कुछ सजेशन देना हो कि हमें और भी कुछ इसमें ऐड करना हो या फिर अलग से ही कुछ करना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता भी सकते हैं। या फिर इससे हटके कोई और टॉपिक भी पढ़ना चाहते हो तो हम उसको भी आपको बताएंगे और उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। शुकः कादम्बर्यां पूर्व जन्मानि कः आसीत्। शुकः कादम्बर्यां पूर्व जन्मानि कः आसीत्। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। ए है हमारा ऑप्शन वैशंपायनः, बी है कपिल जलः, फिर है हमारा श्वेत केतु, चंद्रापीड़। ठीक, तो आपको आंसर पता होगा, मुझे मालूम है, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखना अपना आंसर। जी, ए वैशंपायन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जन्मांतरे पुंडरीक एव अभूत। ठीक, एक बार और ध्यान से सुनेंगे, जन्मांतरे पुंडरीक एव अभूत। अब इसके ऑप्शन देख लेंगे। नंबर 1 है शूद्रक जो कि विदिशा का राजा है, हमने आपको बताया था। बी है हमारा वैशंपायन, और तीसरा है सी ऑप्शन है चंद्रापीड़, और डी है हमारा इंद्रायुध। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है वैशंपायन। ठीक, तो बच्चों मजा आ रहा होगा, मुझे आशा है आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। लाइक भी कर दिया करो बच्चों, और शेयर भी किया करो वीडियो को, और कमेंट तो लिखना ही है जिससे कि मुझे आपके जो भाव हैं, आपके भाव मेरे तक पहुंच सकें। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, वो भी आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो कादम्बरी के 5 क्वेश्चन लिए थे हमने, अब हम करेंगे 5 ही क्वेश्चन किसके, हर्षचरितम के। तो दोनों ही रचना बाणभट्ट जी की हैं, आपको पता है। आप हर्षचरितम के भी क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं अपना हर्षचरितम के 5 क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरितम कस्य कृतिर अस्ति। अब हर्षचरितम किसकी रचना है? बच्चे तो सभी इतने खुश हो गए कि इतना इजी क्वेश्चन है ना। तो बच्चों क्वेश्चन तो सभी इजी हैं, जब हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन तो बच्चे अपने आप ही कर लेते हैं, है ना। तो अब हमारा पहला ऑप्शन है बाणभट्टस्य, बी है अंबिका दत्त व्यासस्य, सी है हमारा सुबंधम, और डी है हमारा दंडनेय। बच्चों आपको पता होगा, है ना, टाइमर लगा ही हुआ है। तो चलिए शुरू। अब इसका आंसर क्या है? जी हाँ, इसका आंसर है बाणभट्ट जी। ठीक है, तो हर्षचरितम बाणभट्ट जी की रचना है। ठीक, अब
देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। हर्षचरिते हर्षस्य भगनी का अस्ति। हर्षचरित में हर्ष की भगनी का नाम क्या था? कौन थी भगनी उनकी, कौन है? तो नंबर 1 इंदुमती, नंबर बी विजयश्री, सी यशोमती, राज्यश्री। ठीक है, तो आपको पता होगा इसका, तो जल्दी से बताइए सही आंसर। हर्षचरिते हर्षस्य भगनी का अस्ति। हर्षचरित में हर्ष की भगनी है कौन? डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। वेरी गुड बच्चों, राज्यश्री। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं स्क्रीन पे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको ये भी आता है, मुझे मालूम है कि हर्षचरित आखे गद्य काव्य कथि उच्छ्वासः विधन्ते। ठीक, तो देखिए बच्चे कितने स्माइल कर रहे होंगे, मुझे आशा है सभी बच्चे बहुत खुश भी हो रहे हैं। ठीक है, तो हर्षचरित आखे गद्य काव्य जो है हर्षचरित का कति कितने उच्छ्वास विधन्ते है, विद्यमान है। तो कितने उच्छ्वास हैं आपको पता है? जी हाँ, बताया भी है। 6 हैं क्या? नहीं। 7 हैं? नहीं। 9 हैं? नहीं। 8 हैं? जी हाँ, एक बार सुन, मतलब 8 का ऑप्शन बोलते ही बच्चे कितने खुश हो गए। ठीक, जी हाँ, इसका सही आंसर है 8। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों वीडियो को लाइक करें, मैं बार बार कह रही हूँ इसीलिए क्योंकि मोटिवेशन, हमको मोटिवेशन इन्हीं चीज़ों से मिलता है। फिर अगली वीडियो फिर हम बनाएंगे। हमारा मोटिवेशन सिर्फ यही है, आप जब लाइक करते हो, कमेंट लिखते हो, हमें उससे खुशी होती है और हम आगे के वीडियोस बनाने के लिए भी मतलब प्रेरित होते हैं। फिर हमको ऐसा लगता है कि हमें और वीडियो बच्चों को बनाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स ही है जो कि बता सकता है, या फिर लाइक बता सकते हैं, या फिर सब्सक्राइबर्स बता सकते हैं। तो बच्चों मैं आपके साथ खूब मेहनत करूँगी, आप भी मेरा साथ दें। ठीक, तो आइए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर्षचरिते स्थानेश्वरम कस्य राजधानी अस्ति। तो कौन सी राजधानी है? ए हर्षवर्धनस्य, बी शशांकस्य, सी है भैरव आचार्यस्य और डी है ग्रह वर्मणः। तो अब जल्दी से इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर है बच्चों ए हर्षवर्धनस्य। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो जल्दी से कर लेते हैं हम ना अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अब अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हर्षवर्धनस्य पिता अस्ति। हर्षवर्धन के पिता हैं, कौन है हर्षवर्धन के पिता? जी राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, मानसारः, शशांकः। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए। जी राज्यवर्धन है क्या? नहीं। मानसारः नहीं। शशांक नहीं। तो इसके सही आंसर है हमारा प्रभाकर वर्धना। ठीक है, तो बच्चों सही आंसर यही है, हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है। ठीक है, तो बच्चों आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों मैं इसी तरह से आपको अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। आप धन्यवाद।